Hi and welcome to the discrete structure of the discrete maths language recognition 13.4 सेशंस चैप्टर 13 का है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एज वी नो कि चैप्टर 13 मॉडल कंप्यूटेशन का है जिसके अंदर हम कंप्यूटेशनल इफेक्ट्स को जान रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को कंपाइलर या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के रिस्पेक्ट से हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। सो एज वी ऑलरेडी एडिशनली नो कि जब हम डिस्क्रीट मैथ्स को पढ़ते हैं तो मल्टीपल्स ब्रांचेस में इस्तेमाल होने वाले मैथ्स के वो पार्ट जो डिस्क्रीट कंटेंट्स को डिस्प्ले करते हैं उसकी स्टडी डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप इन डेप्थ इन चीज़ों को जानना चाहते हैं जो चैप्टर 13 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के प्लेलिस्ट के जरिए आप उन चीज़ों को देख सकते हैं मेरे चैनल से। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि लैंग्वेज रिकग्निशन का ये टॉपिक उसी वक्त बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब हमने प्रीवियसली तमाम वीडियोस जो कि कवर की हुई हैं आपने वॉच की हुई हूँ। तो फादर हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन सी blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। सो रोजन की बुक को एज यूजुअल फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर है, लैंग्वेज रिकग्निशन 13.4 का है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें रेगुलर सेट की बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी होगी, उसी के बिहाफ पर रिलेटेड टॉपिक यानी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। So there is a finite state automaton that recognize a set if and only if this set can be built up from the null set, the empty string, the singleton string by taking concatenation, union and case closures in arbitrary order. Set that can be built up in this way are called a regular set. यानी जब हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन की बात करते हैं तो ऑटोमेटन का वर्ड यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर वैल्यू है जबकि ऑटोमेटा एक प्लूरल वैल्यू है। ये उसी वक्त रिकॉग्नाइज की जाएगी सेट के लिए जब हमारे पास जो सेट बिल्ड हो रहा होगा वो या किसके ज़रिए से बन रहा हो, वो नल सेट से बन रहा हो, वो एम्प्टी सेट हो, स्ट्रिंग हो या सिंगलटन हो, और उसमें कॉन्कैटिनेशन हो रही हो, यूनियन हो रही हो या क्लीनी क्लोजर्स इस्तेमाल किया जा रहा होगा। क्लीनी क्लोजर्स की बात करें तो हम समीशन ऑफ साइन या अल्फ़ाबेटिक ऑफ हिस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं जो हम प्रीवियस सेशन पे भी जान चुके हैं। तो जब कोई सेट इन चीज़ों को यूज़ करते हुए बन रहा होता है तो हम उसे रेगुलर सेट कहते हैं। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को जानते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से हम एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। सो द रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अ सेट आई are defined recursively by these steps. What are these steps? The first, the symbol phi is a regular expression. Also, the symbol lambda is a regular expression, and the symbol x is a regular expression whenever x belongs to I set. The symbols a dot b, which mean concatenation of a and b, a union b, and a of a star, which mean cleaning closures, are the regular expression whenever a and b are the regular expression. देखिए, सबसे पहले तो उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात हुई कि रेगुलर एक्सप्रेशन को किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उसके बाद उस एक्सप्रेशन को लिखने का पैटर्न बताया जा रहा है कि ए डॉट बी विच मीन कॉन्कैटिनेशन ऑफ ए बी हो सकता है, ए यूनियन बी हो सकता है और ए ऑफ स्टार हो सकता है जब ए और बी रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म पे मौजूद हो। सो ईच रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ सेट स्पेसिफाइड बाय दीज रूल। तो हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा वो कुछ रूल्स को स्पेसिफाइड कर रहा होगा। वो रूल्स क्या है? The first one, phi represent the empty set, जहाँ पर phi मौजूद होगा which mean वो एक empty set है. That is the set with no string. Where the lambda represent the set lambda, which is a set containing the empty string. ठीक है, both are the different things. जब हम set पर represent कर रहे होते हैं empty को तो इस तरह से करते हैं, जबकि simple जो empty set होता है उसे without curly bracket इस तरह से represent किया जा रहा होता है. The third one, x represent the set containing x containing the string with one symbols x, यानी x का मतलब ये है कि जब ब्रैकेट के अंदर एक ही दफ़ा x लिखा जा रहा है तो जो सिम्बल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो एक ही है। सो a डॉट b विच मीन कॉन्कैटिनेशन ऑफ a b रिप्रेजेंट द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द सेट रिप्रेजेंटेड बाय a एंड b। ओके, रिप्रेजेंट a एंड b, ये हमें याद रखना है कि एंड का वर्ड है यहाँ पर। वेयर एस a यूनियन b रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ द सेट रिप्रेजेंट a एंड b एज वेल। ठीक है, सो a of star static represent the cleaning closures, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, of the set represented by a. So set represent by the regular expression called a regular set. तो जो सेट रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए से रिप्रेजेंट हो रहा है सेट, उसे हम रेगुलर सेट कह रहे हैं। और यही डेफिनेशन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताई थी ताकि रेगुलर सेट्स का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि वो एम्प्टी सेट से, नल सेट से, इसी तरह से सिंगलटन से क्रिएट हो रहा होता है। और उसमें तीन तरह के ऑपरेशन हमने देखे थे, यूनियन,
कॉन्कैटिनेशंस, ठीक है, और इसी तरह से क्लीनी क्लोजर्स का वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल्स को बुक से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट आर द स्ट्रिंग इन द रेगुलर सेट्स स्पेसिफाइड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी रेगुलर सेट के जरिए से हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो कि इन वैल्यूज़ के पैटर्न को डिफाइन कर सके, ठीक है। यानी ये पैटर्न ये बताएगा कि जब कोई स्ट्रिंग जनरेट की जा रही होगी तो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न होनी चाहिए, इसी को हम रेगुलर एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। बुक से इस एग्जाम्पल को देखते हैं, प्रॉपरली ये चीज़ विजुअलाइज होगी बुक में। ओके, सो द सेम क्वेश्चन आर देयर, द स्ट्रिंग द बिट ऑफ द स्ट्रिंग विथ इवन लेंथ, ठीक है, यानी कोई ऐसी स्ट्रिंग हो जो इवन लेंथ की हो, द सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट एंडिंग विथ अ जीरो एंड नॉट कंटेनिंग डबल वन, यानी इस पर डबल वन ना हो और वो एंड ए जीरो के साथ हो रहा हो, यानी एक जीरो के साथ। द थर्ड, द सेट ऑफ द बिट स्ट्रिंग कंटेनिंग एन ऑड नंबर ऑफ द जीरोज, यानी ऐसी स्ट्रिंग हो जिसमें जीरो की क्वांटिटी ऑड हो। अगर मैं वो स्लाइड वाले टॉपिक्स की बात करूं, यानी स्लाइड्स पे जो एग्जांपल्स मौजूद थी उनकी एक्सप्रेशन या उनकी मीनिंग क्या चीज़ थी वो यहाँ पर देखते हैं हम। तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन मीनिंगफुल पे सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर हम 1 0 ऑफ स्टार देखें, सो A1 फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ दी जीरोज इंक्लूडिंग नो जीरोज, ठीक है, यानी स्टार जब किसी चीज़ पे लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि वो ब्लैंक भी रह सकता है, यानी नल वैल्यू भी हो सकता है, एंड मोर देन 1 वैल्यूज भी इसमें हो सकती है। तो फर्स्ट पे देखें तो बिट ऑफ द स्ट्रिंग विथ इवन लेंथ, तो इवन लेंथ के जरिए से अब किसी तरह की भी लॉजिक वो कंटेन कर सकती है। सेकंड एग्जांपल देखें तो अब यहाँ पर 1 0 पे होल पे स्टैटिक मौजूद है, एनी नंबर ऑफ द कॉपीज ऑफ 1 0, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ द कॉपीज 1 0, यानी 1 0 1 टाइम, 1 0 1 0, 1 0 1 0 1 0, इंक्लूडिंग नल में बना सकता हूँ, यानी कोई भी ना लूँ और 1 0 की डिफरेंट कॉपीज बना लूँ। 0 यूनियन 0 1, तो द स्ट्रिंग 0 और द स्ट्रिंग 0 1, यानी इन दोनों में से कोई एक वैल्यूज वहाँ पे ली जा सकती है। 0 सेपरेटली मौजूद है जबकि 0 1 के दरमियान यूनियन है और यूनियन पर वैल्यूज स्टार मौजूद है, सो विच मीन एनी स्ट्रिंग बिगनिंग विथ 0, यानी कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो रहा हो लेकिन उसकी स्टार्टिंग वैल्यूज क्या हो, 0 ही हो, और यहाँ पर 0 की क्वांटिटी एक ही होगी, ठीक है, उसके बाद 1 की या डिफरेंट वैल्यूज की क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। एंड द लास्ट वन, 0 स्टैरिक 1 होल ऑफ स्टार, यानी 0 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इंक्लूडिंग नल, और 0 1 के भी डिफरेंट कॉपीज हो सकते हैं इंक्लूडिंग नल। सो एनी स्ट्रिंग नॉट एंडिंग विथ 0, यानी कोई भी स्ट्रिंग जनरेट होगी लेकिन उसके एंड में 0 नहीं होना चाहिए। ये तो टेबल 1 की कुछ एग्जांपल्स हो गई। अब हम क्वेश्चन पे वापस आए, अगर क्या हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना था, द बिट ऑफ द स्ट्रिंग विथ इवन लेंथ, यानी लेंथ जो हो उसमें वो इवन होनी चाहिए, इसकी ऑड नहीं होनी चाहिए। इस बिहाफ पर बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो अभी हमने टेबल डिस्कस की, उसी टेबल के मुताबिक अगर मैं इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कराऊँ रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो इसमें सेम पैटर्न्स हमें मिलेगा जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पे हमें बताया जा रहा है, विच मीन किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन को अगर मैं यूज़ करूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इवन लेंथ ही उसकी आएगी, क्योंकि ये 2 पेयर्स के बिहाफ पर यूनियन लगाया गया, और यूनियन का मतलब है कि मल्टीपल वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यूज़ ली जा सकती है इंक्लूडिंग नल वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है इस तरह से, बाकी आप इसे बुक में जाकर कंप्लीटली पढ़ भी सकते हैं। द नेक्स्ट था हमारे पास द सेट ऑफ द स्ट्रिंग स्टार्टिंग द बिट ऑफ द स्ट्रिंग एंडिंग विथ अ जीरोस एंड नॉट कंटेनिंग डबल वन, यानी एंड जीरो से और उसमें डबल वन कंटेन ना होता हो। इस बिहाफ पर अगर मैं इस साइन पे शो करूं कि अगर इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें तो ये वो पैटर्न स्पेसिफाई कर रहा है जो अभी हमने क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। डबल वन ये कंटेन करेगा और ये 0 एंड पे उसके ज़रूर रहेगा। एंड द लास्ट वन, हम इसके ज़रिए से वेरीफाई भी कर सकते हैं वैल्यूज़ इनपुट देकर, ऐसे ही जिसमें एंडिंग में 0 मौजूद हो लेकिन डबल वन उसमें मौजूद ना हो। द थर्ड वन, द सेट ऑफ द बिट स्ट्रिंग कंटेनिंग एन ऑड नंबर ऑफ द जीरोस, यानी 0 की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। अगर इस बिहाफ पर हम थर्ड के सोल्यूशन को देखें तो ये ऑड नंबर ऑफ वंस को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि 1 पे भी स्टार मौजूद है, सेकंड 1 पे भी स्टार मौजूद है, और इस होल पे भी स्टार मौजूद है। तो जब भी हम किसी भी वैल्यूज़ को यहाँ पर कंटेन करवाएंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ 1 ही हमें प्रोड्यूस करके दे रहा होगा। तो होप यू विल अंडरस्टैंड कि रेगुलर एक्सप्रेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, एग्जाम्पल्स क्या थी, और कुछ एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड कर लिया। सो द नेक्स्ट थिंग, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, रेगुलर सेट्स एंड द रेगुलर ग्रामर। ओके, द बेसिक थिंग रेगुलर ग्रामर और रेगुलर सेट्स है जिसकी बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली। अगर हम क्लिनी एस्टैब्लिश को देखें कि क्लिनी क्लोजर्स या क्लिनी थ्योरम्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि हम किसी सेट्स को रेगुलर ग्रामर और रेगुलर सेट्स के बिहाफ पर किस तरह से उसमें कनेक्शन बिल्ड होता हुआ देखते हैं। सो द इन 1956 क्लिनी एस्टैब्लिश द कनेक्शंस बिटवीन अ रेगुलर सेट एंड अ सेट रिकॉग्नाइज्ड बाय अ एफएसए,
यानी ये कनेक्शंस बिल्ड कराते हैं किसके दरमियान, देखते हैं कि रेगुलर सेट्स के दरमियान और सेट जो रिकग्नाइज हो रहे हैं एफएसए से, यानी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा से या ऑटोमेटन से. ही शोड दैट सेट इज अ रेगुलर इफ एंड ओनली इफ इट्स रिकग्नाइज बाय एफएसए. यानी अगर कोई सेट एफएसए से रिकग्नाइज हो रही है तो हम उसे सेट को रेगुलर कहेंगे. ठीक है. द रिजल्ट इज शोन और नोन एज द क्लेनी थ्योरम. इसी चीज को हम क्लेनी थ्योरम कह रहे होते हैं. See the text for the lengthy proofs of this theorem, but we are not going to the depth. We are just understanding the discrete point of view, the topics. So there is a close connections between a regular grammar and the regular set, specifically a set is generated by a regular grammar if and only if it is a regular set. अगर वो regular set है तो वो regular grammar ही के ज़रिए ही generate किया जाएगा. So we will give an example of the sets that is not regular letter in this session by finding a set is not recognized by a FSA. यानी जब वो FSA के ज़रिए से recognize नहीं होगा तो यकीनी तौर पे वो regular set भी नहीं होगा. इस चीज़ की कुछ different examples हैं जिसे हम पहले बुक से देखते हैं, उसके बाद इस set पे वापस आएंगे. अगर मैं बुक को दोबारा हम ओपन करें और इसी से डाउन साइड जाएँ तो क्लेनी थ्योरम्स को तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि वो क्या है, और ये सेम वही पॉइंट्स हैं जो अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन के पॉइंट पे भी देख चुके हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस चीज़ को हमें समझना होगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है. नाउ कंसीडर ईच ऑफ दिस टास्क. फर्स्ट वी शो फाई इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन. यानी फाई जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक के जरिए से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. फाई का मतलब है नल वैल्यू. टू डू दिस all we need an automaton with no final state such as the automaton is shown in a 1a. यानी जब कोई फाइनल स्टेट ही नहीं होगा जैसे 1a के अंदर मौजूद है तो ये क्या कर रहा है, फाई वैल्यू को कंटेन कर रहा है, नथिंग, क्योंकि इस पर कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है. यही इनिशियल है और उसके बाद फाइनल नहीं है. जबकि आप सेकंड पे देखें तो यही इनिशियल है और यही फाइनल भी है, और थर्ड सी के अंदर दिखाया जा रहा है कि इनिशियल एंड फाइनल अलग है, और अपने जब स्टेट को वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ तो मैं एक स्ट्रिंग भी जनरेट कर पा रहा हूँ जो कि ए है, जिसको मैं या तो आउटपुट के लिए या फिर इनपुट पैटर्न्स को मैच करने के लिए यूज़ किया जाएगा. तो सेकंड क्या है, वी शो दैट अ लैम्डा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन. टू डू दिस ऑल वी नीड इज एन ऑटोमेटन दैट रिकॉग्नाइज फाई द नल स्ट्रिंग. तो नल स्ट्रिंग का मतलब ये है कि वो एक सेट में मौजूद है. जब वो सेट में मौजूद है तो उसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट भी होगी, जबकि हम फाई को सेट के अंदर नहीं लिख रहे होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, बल्कि ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिर्फ. एंड द थर्ड वन इज़ अ वेरी कॉमन कि इसमें ट्रांजैक्शंस वैल्यूज़ है, और ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जब हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे S0 से हम S1 की तरफ जा रहे हैं और एक वैल्यूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट के फॉर्म पर. तो ये नल या एम्प्टी नहीं हो सकता. तो ये बेसिक एग्जांपल हो गई जो अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू द बुक. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं जिसमें हम कॉन्कैटिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हैं कि अगर आप ए को देखें तो ट्रांजेक्शन टू फाइंड इन M of A प्रोड्यूसेस अ ट्रांजेक्शन टू S of B. यानी M of A प्रोड्यूस कर रहा है ट्रांजेक्शन S of B को. अगर मैं फर्स्ट स्टेज यानी M of A को देखूं जो एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है बाय यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन और द फाइनाइट स्टेट मशीन, तो मैं SA जो इनिशियल स्टेट है वो आगे ऑनवर्ड जा रही है और ये कंप्लीट स्टेट मशीन को कंप्लीट करेगी. यानी इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं जो वैल्यूज़ यहाँ पे फिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट बताया जा रहा है कॉन्कैटिनेशन पे कि एक M of A की इनिशियल या कोई भी दूसरी वैल्यूज़ दूसरे मशीन्स को एज अ इनपुट एक्सेप्ट कर रही है. कैसे, देखो ये एक कंप्लीट इमेज है, ये पार्ट, इसकी ये स्टेट की वैल्यू जंप हो रही है दूसरे यानी M of B के सेकंड से, इसकी सेकंड या थर्ड वैल्यूज़ या थर्ड स्टेट वैल्यू इसके इनिशियल स्टेट से मैच हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कॉन्कैटिनेशन वेज पर चेक किए जा रहे हैं. इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम S of B, ठीक है, इन MB, ये S of B MB है यहाँ पर, ठीक है, और ये S of A है, प्रोड्यूसेस आर ट्रांजैक्शन फ्रॉम SAB इज इक्वल टू SA. यानी S of B को S of A के बराबर लिया जा रहा है क्योंकि ये दोनों यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, यानी M of A और M of B. तो M of A और M of B को जब कॉन्कैटिनेटेड वे पर लिखा जाता है तो उसकी विजुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्टेट डायग्राम को भी कनेक्शन वे पे दिखाया जा सकता है जैसे यहाँ दिखाया गया है. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग है द स्टार्ट स्टेट इज SAB इक्वल टू S of A विच इज़ अ फाइनल इफ FA एंड SB आर फाइनल. ज़ाहिर सी बात है अगर ये इनिशियल है और ये फाइनल है तो ये इसकी दोनों वैल्यूज़ फाइनल कराएंगी अगर S of A और S of B फाइनल है तो. Final state include all the final states is of MB, यानी MB के अंदर final state include किया गया final states के साथ, तो इसमें वो मौजूद है. Okay, so the next thing are
द यूनियन फॉर्म, सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्कैटिनेशन पे किस तरह से दो स्टेट्स मशीन मैच हो रही हैं। अब अगर इन्हीं दोनों मशीन्स को एक इनिशियल स्टेट से ज्वाइन कर दिया जाए, यानी इन दोनों के तो इनिशियल स्टेट हैं एस ऑफ ए और एस ऑफ बी, लेकिन इन दोनों को ए यूनियन बी के स्टेट से ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एम ऑफ ए यूनियन बी, जो कि अभी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल नंबर सेकंड पे देखा है कि मैं कॉन्कैटिनेशन कर सकता हूँ, यूनियन कर सकता हूँ और क्लोजर्स, क्लिनिक क्लोजर्स कर सकता हूँ। तो इस बेस से एम ऑफ ए और एम ऑफ बी इस तरह से, सो द फाइनल स्टेट्स आर द फाइनल स्टेट इन एम ऑफ ए, ओके, एंड M of B, where the S A union B is a new start state, which I have said before, which is a final if S of A or S of B is final. वो final है अगर S of A या फिर S of B final state में है। So ये representation second state पर होगी, और अगर मैं closures की बात करूँ तो closures का मतलब है A of star, यानी जितनी values आती जाएंगी वो उसके साथ concatenate या multiply ordered में in a form of the paired लिखी जाएंगी। तो इनिशियल स्टेट हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है, ए ऑफ स्टार के साथ, और उसे हम दूसरे स्टेट से सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ए एस ऑफ ए स्टार इज अ न्यू स्टार्ट स्टेट विच इज अ फाइनल स्टेट। तो ये इनिशियल के साथ फाइनल स्टेट भी है, क्योंकि ये ए ऑफ स्टार पर है, तो डिफरेंट नंबर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द स्टार्स इसके पेयर्स बनते जाएंगे। सो दैट्स अबाउट अ बिल्डिंग ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज्ड कॉन्कैटिनेशन, यूनियन एंड क्लिनिक क्लोजर्स अकॉर्डिंग टू द फिगर 2। अब इस सेम जो फॉर्म्स हमने यहाँ पर देखे हैं, अगर हम इसे एग्जाम्पल से बात करें तो हमें एग्जाम्पल मिलेगी रेगुलर सेट एंड रेगुलर ग्रामर के अंदर एज लाइक दिस, ठीक है। इस ए टाइप्स के तमाम इमेजेस को हम समझते हैं। तो अगर आप इस मशीन को देखो तो ये दो स्टेट पर बेस करती है, S1 और S2, S1 इनिशियल है, S2 फाइनल है, और जब हम इस स्टेट को चेंज करेंगे तो ट्रांजिशन वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट डायग्राम पे आप देखें तो दो हमारे पास स्टेट यहाँ पर मौजूद है, यानी फाइनल स्टेट के फॉर्म पर, इनिशियल भी है फाइनल भी है। यानी अगर मैं S3 की बात करूं तो इनिशियल के साथ फाइनल भी है, और हम यहाँ से स्टेट चेंज करके S5 को अगर आप देखें तो S5 भी 1 के डिफरेंट नंबर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। फिर उसके बाद अगर आप थर्ड को देखें तो S6 और S7 के दरमियान यहाँ पर स्टेट वैल्यूज दिखाई गई है, और इसके जरिए से आउटपुट वैल्यूज को प्रोड्यूस करके दिखाया जा रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। यानी अगर मैं फर्स्ट टाइप पे देखूं तो इस स्टेट से, यानी S1 से S2 के दरमियान मैं सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ लैंग्वेज 1 को, क्योंकि 1 ही ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। सेकंड पे आप देखें तो डिफरेंट नंबर ऑफ 1 कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से 1 और इस सेल्फ लूप के जरिए से डिफरेंट नंबर ऑफ 1 आ सकते हैं, तो 1 ऑफ स्टार लिखा जा सकता है। जिस तरह 1 कर रहा था इस तरह मुझे 0 स्टेट चाहिए सिंपल, तो मैंने 0 भी कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे 0 1 चाहिए था, यानी 1 1 ऑफ स्टार 0 एंड नेक्स्ट 0 1। तो 0 1 के लिए हमें एक स्टेट 0 चाहिए, ठीक है। और अगर मैं S8 से डायरेक्टली जंप करूं तो यहाँ से मैं S10 पे गया 0 के साथ, और 1 के बाद मैं फाइनल में चले जाऊंगा तो मुझे 0 1 स्टेट वैल्यू मिल जाएगी। एंड द लास्ट वन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप देखें तो 1 ऑफ स्टार यूनियन 0 1 है, तो 1 स्टार यूनियन 0 1, ठीक है। दैट इज अ क्वेश्चन हेयर इन फिगर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो अब जब मैंने इन तमाम स्टेट्स को अलग अलग ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद इन स्टेट डायग्राम को अकॉर्डिंग टू द यूनियन ऑपरेशंस क्या मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसमें S12 हमारा एक स्टेट है, इनिशियल के साथ साथ फाइनल भी है, जबकि फर्दर तमाम वैल्यूज पेयर्ड वेज पर उसे बिल्कुल वैसे ही ज्वाइन कर रही हैं जैसे अभी हमने देखा था जब हम एक डमी तौर पर अकॉर्डिंग टू द बुक्स स्टेट डायग्राम्स को देख रहे थे कि जो क्लोजर्स को या फिर कॉन्कैटिनेशन और यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा था। देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द विजुअलाइजेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड। So this is all about the non-deterministic finite automata A steric union 0 1. Okay, the next thing slide पे चलते हैं, कुछ टॉपिक्स हमें देखने थे। सेट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय FSA, तो कुछ तो हमने स्टेट्स देख लिए जो कि फाइनाइट स्टेट के जरिए से मैच हो रहे थे। अब हमें ये समझना है कि अ सेट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन। सो द सेट 0 to n and 1 to n, where n is equal to 0 to onward, of all string containing the block of zeros followed by a block of an equal number of the 1 is not regular, ठीक है। यानी एक ऐसे स्ट्रिंग कंसिस्ट कर रहे हैं जो 0 के ब्लॉक पर बेस करता हो फॉरवर्ड बाय अ ब्लॉक ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ दी वंस उसमें मौजूद हो, विच इज़ नॉट रेगुलर। सो टू शो दैट दिस इज़ नॉट अ रेगुलर, एज वी हैव सीन कि रेगुलर होने के लिए और ना होने के लिए क्या प्रूव है। तो सपोज दैट this set was a regular, so then there would be a NDFSA, ठीक है, according to the definition of the NDFSA,
M will be is a collection of these 5 parameters recognizing it, ठीक है, जिसमें S स्टेट है, I हमारा अल्फ़ाबेट्स होता है, F ट्रांजिशन फंक्शन होता है, F इनिशियल स्टेट एंड F जो है फाइनल स्टेट को, S नॉट इनिशियल जबकि F फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा. सो लेट N बी द नंबर ऑफ द स्टेट इन द मशीन वेयर N इज अ कार्डिनलिटी ऑफ द स्टेट. जितने स्टेट होंगे उतना ही नंबर ऑफ द स्टेट N कहलाएगा. सो M must recognize 0 to N and 1 to N since it is made up a block of the zeros followed by a block of an equal number of the 1 according to this point. So let S, these are the different number of these states based on the last S to N, क्योंकि हम N के बेस पर चल रहे हैं. Be a sequence of the states obtaining starting is a S naught and using the symbols of the 0 and 1 N as the input. So S of 1 is equal to F of S naught 0, F of S1 not F of S1 comma 0 till to the value of Sn minus 1 and so on. So because there are only n number of these states by the pigeonhole principle, at least 2 of the first n plus 1 states must be the same. So according to the pigeonhole principles, at least 2 of these first n plus 1 states जो है वो S0, S2 और S must be same होने चाहिए या होंगे. So suppose that S of I and S of J are identical state, which mean 0 is less than I is less than J, and J is less than equal to N. This means that F of Si0 OT, 0 of T is equal to S of J, where T is equal to J minus 1. Hence, there is a loop leading from S of I back to itself using a 0, a total of T time. सो अ सेट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एफएसए का मतलब ये है कि जो हमें लैंग्वेज दी जा रही है या सेट दिए जा रहे हैं या तो वो रेगुलर नहीं है या एनडीएफएसए के ज़रिए से उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, जिस तरह भी हमने एग्जांपल स्लाइड के मुताबिक 0 to N एंड 1 to N को देखा. अगर कंटिन्यूटी पे देखें तो अकॉर्डिंग टू द बुक इस कॉन्ट्रडिक्शन या इस प्रॉब्लम को कॉन्ट्रडिक्ट फॉर्म पर सॉल्व करने की कोशिश की है और बताया गया है कि कॉन्ट्रडिक्ट प्रूफ के मुताबिक 0 to N एंड 1 to N जो है वो नॉट रेगुलर है. इस इमेज को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बुक पर आते हैं और बुक के हम डिफरेंट एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक देख रहे हैं. ये वो इमेज है जिसमें 0 to power N एंड 1 to power N को सॉल्व करके दिखाया जा रहा है. तो S0, S1, S2 यहाँ से 0 वैल्यूज़ प्रोड्यूस हो रही है एंड टिल टू द डिफरेंट वैल्यूज़, जैसे हमने देखा S of I एंड S of J, तो कि N तक वैल्यूज़ को लेकर जाएगा. तो इस जगह पर हमने लूपिंग अप्लाई की है S1 के स्टेट पर और डिफरेंट नंबर्स ऑफ दी जीरोस को हम लूप पे दिखा रहे हैं कि SI1, SI2, SI3 सो ऑन, J of 1, J of 2 जो सबट्रैक्ट के साथ है, और उसके बाद ये S of N पे जाएगा और S of N से सो ऑन जब जैसे इसकी वैल्यू S of 2N होगी वो हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी, जिसके बेस पर हम ये पैटर्न जनरेट करवा पाएंगे कि डिफरेंट नंबर ऑफ दी एंस एंड डिफरेंट नंबर ऑफ दी वंस बेस्ड ऑन दी nth वैल्यू ऑफ 0 and 1. होप यू अंडरस्टैंड कि ये काम किस तरह से हो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेट मशीन्स फॉर्म. सो ये तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई इस चीज़ की. इसी चीज़ को यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि नाउ कंसीडर द इनपुट स्ट्रिंग 0 to N and 0 to T and 1 to N दैट इज इक्वल टू 0N plus T and 1N. ठीक है, जो बेस सेम थे तो हमने पावर ऐड कर लिया 0N and 0T को, तो मैं लिख सकता हूँ ना 0N plus T यहाँ पे जो लिखा गया बेस सेम की और 1N सेपरेट लगा. So this string is not of the correct form and so it is not recognizable by M. ठीक है, ये correct form नहीं है तो लिहाजा ये recognize नहीं कर पा रहा है. Consequently, f S naught 0N plus T 1N cannot be a final state. However, when we use the string this as an input, we end up in a some states as before, namely S2N. यानी इससे पहले ही हम end up हो जाएंगे. So this reason is that we go through the loop वन मोर टाइम, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा हमें लूप चलाने की ज़रूरत होगी. सो अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म पे देखें तो 0 to N and 1 to N वेयर N इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इज नॉट अ रेगुलर सेट. सो दैट इज प्रूव्ड हियर अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कि कुछ ऐसे सेट्स हो सकते हैं जो एफएसए से रिकॉग्नाइज नहीं हो सकेंगे. एंड द लास्ट थिंग इन दिस सेशन, द मोर पावरफुल टाइप ऑफ द मशीन्स आर ऑल्सो हियर. कुछ मशीन्स के टाइप्स को हमने बेस्ड ऑन द लैंग्वेज टाइप्स देखा, जैसे हम टाइप 0 की बात करें, टाइप 1 की, टाइप 2 की, 3 की, ये डिफरेंट टाइप्स हम देख चुके हैं प्रीवियस सेशंस पे. होपफुली आपने वो वीडियो सेशन देखी हुई हो. तो कुछ मज़ीद पावरफुल मशीन्स हैं जो जैसे ट्यूरिंग मशीन है जो नेक्स्ट टॉपिक भी होगा हमारा, उसके ज़रिए से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं. सो द मेन लिमिटेशन ऑफ द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज़ देयर फाइनाइट अमाउंट ऑफ द मेमोरी. सो दिस has lead to the development of the more powerful type of the machines. The more powerful inner form of the machines are, the first one is a
पुश डाउन ऑटोमेटा इंक्लूड अ स्टैक विच प्रोवाइडेड अनलिमिटेड मेमोरी, यानी जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करते हैं तो ये स्टैक को यूज़ करता है और हमें अनलिमिटेड मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है. वी यूज़ अ पुश डाउन ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज दीज pattern, which means 0 to n and 1 to n, but no push down automata recognize the set of these. यानी जब quantity more than 2 हुई तो ये इसको push down automata recognize नहीं कर पा रहा है. The next linear bounded automaton more powerful than the push down automata, यानी ये से ज़्यादा powerful है. We use the LBA to recognize this one, जो कि push down automata नहीं कर पा रहा था. But there are languages generated by a phrase structures grammar that cannot be recognized by a LBA, यानी LBA से के जरिए से वो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं हो सकेगी जो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के जरिए से की जा रही है, जो हम फर्स्ट सेशंस में देख चुके हैं 13.1 के अंदर कि फ्रेज स्ट्रक्चर जो ग्रामर है वो क्या है. एंड द लास्ट थिंग, द ट्यूरिंग मशीन, दैट इज़ अ मोर पावरफुल machines to be studied in a next session, so which can recognize all languages generated by a phrase structure grammar. यानी जितने तरह की भी लैंग्वेजेस हैं जो इस फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर से जनरेट की जा रही हैं उन तमाम को ये ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत रखती है. सो दैट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन, कि क्या है, किस तरह के पैटर्न्स को जनरेट करती है और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं. बुक के भी हमने टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू द स्लाइड्स देखे ताकि समझना हमारे लिए आसान हो. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम ट्यूरिंग मशीन डिस्कस करेंगे जो कि 13 चैप्टर का ही नहीं बल्कि हमारी रिवीजन की बुक अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रीट मैथ्स का भी लास्ट सेशन होगा. तो इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो क्या सोच रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आपको बर वक्त आसानी के साथ मिल सके. कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. सी यू देयर.